नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से एक नए क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और क्लासेस क्या चीज़ का है? जेटेट का। क्लासेस क्या चीज़ का है? जेटेट का। और हम लोगों ने एक अलग रणनीति बनाई है। हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे दिमाग में एक चीज चल जाए कि क्वेश्चन कैसे आता है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो वो जब आपके दिमाग में आ जाएगा ना, तो जब आप बुक्स को पढ़ेंगे, किसी नोट्स को पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा इसमें हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कंपटीशन में इस चीज को याद रखिए, क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आप कब कर पाएंगे? जब आप प्रीवियस ईयर 3-4 साल का देख लेंगे। तो जेटेड का अब तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, जितने जेटेड हुए हैं, कितने दो जेटेड हुए हैं, बस 2 ही जेटेड हुआ। उस 2 जेटेड में कौन कौन से कर सकते हैं यहाँ पर प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों को अगर हम सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे हमारे साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, प्रश्न किस प्रकार का प्रारूप रहता है और किस प्रकार का प्रश्न आएगा। और मैंने पिछले भी क्लास में आपको बताया था, जब भी कोई प्रश्न सेट होता है ना, तो जो सेटर होता है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए, हम लोग पहले ऐसे क्वेश्चन सेट किए थे, ऐसे क्वेश्चन सेट किए, आपको भी इसी के दायरे में सेट करना है। ये मतलब रूल्स हैं। विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए क्वेश्चन सेट नहीं होता है, ठीक है। तो जहां भी वही होगा, तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पे जाना है, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है। हमारे साथ आप करना चाहें तो कर सकते हैं, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और अभी हम लोग 2012 के जेटेट को सॉल्व कर रहे हैं। और पिछले क्लास में हमने हिंदी का पेपर को सॉल्व किया था। आज हम लोग पर्यावरण को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग किसका सॉल्व करेंगे? पर्यावरण। और बताते चले इस बार चेंजिंग क्या हुआ है, इस पर्यावरण का नाम इस बार क्या हो गया है? समान अध्ययन। यानी अब पर्यावरण का दायरा और बड़ा हो गया है ना। अब जो पर्यावरण था उसका दायरा रेंज बड़ा हो गया है, ठीक है, बड़ा हो गया है, ठीक है, इसका दायरा अब बड़ा हो गया है। पर्यावरण का रेंज बड़ा हो गया, क्योंकि समान अध्ययन में ही आपका, समान अध्ययन में क्या है आपका पर्यावरण उसी में इंक्लूड है। पर्यावरण आपका उसी में ही इंक्लूड है, समान अध्ययन में ही आपका पर्यावरण इंक्लूड है। समान अध्ययन का एक छोटा सा पार्ट है पर्यावरण। यानी अब इसका रेंज बड़ा हो गया, अब इसका रेंज क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो अभी हम लोग पर्यावरण अध्ययन के नाम से ही पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने, और ये लास्ट क्वेश्चन होता है जो 90 के बाद शुरू होता है। पर्यावरण जो प्रश्न पूछा जाता था उसमें 90 के बाद, तो 91 ये प्रश्न पत्र आप सभी के लिए 91 नंबर को देखते हैं हम लोग। क्या है? जल को कैसे बचाया जाए, इस संबंध में एक शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका एक शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? यानी जल को कैसे बचाया जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या करना है, हम लोगों को शिक्षा साधन के रूप में इसका किस प्रकार प्रयोग करेंगे बच्चों के बीच या समाज के लोगों के बीच। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया? ये क्वेश्चन आपका पेडागोजी का है ना। ये क्वेश्चन आपका पेडागोजी का है, स्टार्टिंग में पूछा जा रहा है। तो पेडागोजी से जुड़ा है, आपका शिक्षण अधिगम से जुड़ा है। तो शिक्षण साधन के रूप में हम लोग जल संरक्षण के लिए किसका प्रयोग करेंगे निम्नलिखित में से? तो कंपास का करेंगे नहीं, क्योंकि कंपास का क्या होता है? दिशा सूचक यंत्र है, उससे जब हमको डायरेक्शन का पता करना होगा तब कंपास का उपयोग करेंगे। फर्स्ट एड बॉक्स, क्या किसी का इलाज करना है, कोई दुर्घटना हुई है? नो। यहाँ तो हमारा काम क्या है? यहाँ हमारा काम है आपका शिक्षा के लिए जल को कैसे बचाया जाए, जल को कैसे बचाया जाए, इसको हमको, इसके लिए हमें काम करना है, जल को कैसे बचाया जाए। यहाँ पे दिशा भी नहीं पूछा जा रहा है और किसी कोई बीमार भी नहीं है, किसी को फास्ट एड नहीं चाहिए। कार्यकलाप सीट जी, ये हो सकता है। और चौथा क्या? पालतू पशु, ये भी नहीं, पशु से जुड़ा हुआ कोई मैटर ही नहीं है, उसमें हम लोग शिक्षण साधन के रूप में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। एनिमल का जल संरक्षण से जुड़ा हुआ कोई चीज नहीं है। आपका कार्यकलाप है ना, वर्कशीट, वर्कशीट के माध्यम से हम लोग समझा सकते हैं किस प्रकार जल को बचाया जाएगा। हम अच्छे से, जैसे बच्चे लोग जब प्रोजेक्ट जमा करते हैं ना, प्रोजेक्ट जमा बनाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे उसका चार्ट पेपर होता है, चार्ट पेपर पे बहुत प्रकार के किस प्रकार हम जल को सुनिश्चित कर सकते हैं, वो कार्यकलाप शीट, वहाँ प्रोजेक्ट वर्क वो बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें भी जल को कैसे बचाया जाए, इसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको लग रहा है, इसमें से बेस्ट का एक लौटा ऑप्शन है जो कि आपको जल को कैसे बचाया जाए इस दिशा में हम लोग यहाँ पर उसको बता सकते हैं। तो वो आपका सी नंबर हो गया। कार्यकलाप शीट के माध्यम से
हम ये बता सकते हैं जल को कैसे बचाया जाए। तो ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और फटाफट तरीके से और सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। और कल हमने हिंदी का किया, आज हम पर्यावरण का करेंगे। चलिए नेक्स्ट, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और सशैक्षिक संगठक शामिल है। शैक्षिक और सशैक्षिक संगठक शामिल है। निम्नलिखित में से कौन एक सशैक्षिक संगठक है जिसे विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है? ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पहले समझिए, दो बार प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, अभी जो आपका सतत मूल्यांकन चलता है ना, विद्यालय में कौन सा मूल्यांकन चलता है? सतत मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन से जुड़ा हुआ यह है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और सशैक्षिक, शैक्षिक और सशैक्षिक संगठक शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सशैक्षिक संगठक है? यहाँ जो चार ऑप्शन है इसमें से एक ही ऐसा है जो सशैक्षिक संगठक है जिसे विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ना? कौन सा है? तो कला शिक्षा, कला शिक्षा, गणित और विज्ञान शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक दक्षता, सामाजिक दक्षता। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और सशैक्षिक संगठक शामिल हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सशैक्षिक संगठन है जिसे विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है? यानी तीन ऐसे हैं ना जो कि इस मूल्यांकन पद्धति में शामिल हैं, लेकिन एक ऐसे हैं जो सशिक्षा, शिक्षा से जुड़ा हुआ है लेकिन वो शामिल नहीं है, उसे शामिल करने की आवश्यकता है, उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। तो देखिए, कला, पेंटिंग का जो चित्रकला होता है उसका एग्जाम लेते हैं हम लोग, है ना, ड्राइंग का एग्जाम लेते हैं, तो ये तो ऑलरेडी पहले से शामिल है। मैथ का भी एग्जाम लेते हैं हम लोग, साइंस का भी लेते हैं, इस सतत मूल्यांकन में ये भी शामिल है। फिजिकल, है ना, फिजिकल भी शामिल है, फिजिकल भी शामिल है, जहाँ पे हम लोग बहुत प्रकार के क्रियाकलाप, चाहे योगा कराएं, चाहे बच्चों के बीच रनिंग कंपटीशन करा दें, इन सब का भी कार्यकलाप हमारे साथ होते रहता है। लेकिन सामाजिक दक्षता, समाज में वो दक्षता प्राप्त करे, सामाजिक प्राणी बने, लोगों के बीच घुल मिल जाए, इस प्रकार का उसका व्यवहार हो, ये अब तक आपने नहीं देखा होगा किसी भी मूल्यांकन में, विशेषकर निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में ये नहीं है। तो इसे क्या है? इसे मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। ऑप्शन के अनुसार आपका डी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं अब मूल्यांकन पद्धति में। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, उन्हें डैश के लिए समर्थ बनाना। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? ऑप्शन के अनुसार आप देखें और उसी को आपको आंसर करना है। चलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, उन्हें डैश के लिए, यानी किसके लिए समर्थ बनाना। पर्यावरण शिक्षा जो दिया जाता है तो बच्चे को या व्यक्ति को किसके लिए समर्थ बनाया जाएगा? पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, पर्यावरण मामलों का विश्लेषण, मूल्यांकन करना और अनदेखी करना, एक व्यक्ति के रूप में पर्यावरण का विश्लेषण, मूल्यांकन और अवमानित करने में सहयोग करना, यथासंभव इसका विश्लेषण, मूल्यांकन और नष्ट करना। बताइए क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यहाँ क्या अनदेखी करना होगा? क्या नहीं? अवमानित करना होगा? नहीं। नष्ट करना होगा? क्या नहीं? यानी पॉजिटिव, या लक्ष्य जब भी होगा पॉजिटिव होगा, अच्छी चीजें होगा ना। ये तो कसरत गलत है कि हम विशेष मूल्यांकन जो होगा पर्यावरण का उसका अनदेखी करेंगे, यहाँ का तो अवमानित कर देंगे, यहाँ क्या क्या इसको नष्ट कर देंगे। नहीं, इसको क्या करेंगे? पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे कि हमें क्या करना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए नंबर। ठीक है, प्रश्न को जब भी पेडागोजी का प्रश्न आएगा आपके सामने, आप उसको 2 से 3 बार पढ़ें। पेडागोजी के प्रश्न को आप 2 से 3 बार पढ़ें। ठीक है,
क्योंकि पेडागोजी के प्रश्न को एक बार में हो सकता है आपके दिमाग से स्किप कर जाए क्या पूछा जा रहा है। जब आप दूसरी बार इसको पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो पाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है। पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों महत्वपूर्ण है? यह पृथ्वी के भविष्य के, यह पृथ्वी, पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी के भविष्य के परिरक्षकों को गैस के साथ सुसज्जित करता है। पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है? आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि पर्यावरण में जो हम लोग शिक्षा ले रहे हैं, पर्यावरण क्यों पढ़ेंगे? पर्यावरण को हम लोग जो पढ़ते हैं एक विषय के रूप में शामिल करते हैं, आपके दिमाग में खुद अपना कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों पढ़ सकते हैं पर्यावरण। आखिर पर्यावरण शिक्षा में हम लोग पढ़ते क्या है और इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा ना। अब फायदा जो होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। प्रकृति को निम्नलिखित और दुरुपयोग करने के कौशल का ज्ञान, क्या हम लोग पर्यावरण शिक्षा को इसलिए पढ़ते हैं ताकि अपनी प्रकृति को का दुरुपयोग कर सके और दुरुपयोग करने के कौशल को जान सके, कैसे प्रकृति का दुरुपयोग कर सकते हैं, कैसे प्रकृति को विनिष्ट कर सकते हैं। क्या इसलिए पढ़ते हैं क्या? नहीं। एक असतशील तरीके से आगे बढ़ने की समस्याओं और कौशल के विषय में अपेक्षित जानकारी। असतशील, ये बता सस्टेनेबल है ना, सततशील, और ये है असतशील। मतलब हम लोग ऐसा डेवलपमेंट करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, हम चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे और वो फिर नष्ट हो जाए, आने वाले पीढ़ी के लिए बचे नहीं। असततशील मतलब हमेशा नहीं चले। जैसे अभी हमारे देश में क्या हो रहा है, हम लोग कोयला पर सबसे ज्यादा जो एनर्जी हमारा प्रोड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड है? कोल पे। लेकिन कोयला का एक लिमिट है, वो एक दिन के बाद खत्म हो जाएगा। यानी वो कैसा है? असततशील है। असततशील हमेशा के लिए सततशील नहीं है। और हम लोग अभी क्या किस दौर में जा रहे हैं? सततशील यानी सस्टेनेबल एनर्जी की ओर जा रहे हैं। जैसे आपका सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगा, आपका जो जल विद्युत होता है हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, हम लोग उस ओर बढ़ रहे हैं, तो वो क्या है? सततशील। यहाँ करा है हम लोग को पर्यावरण शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग असततशील चीजों की ओर जाए। ऐसी चीजों को जाओगे तो क्या होगा, हमारा पर्यावरण में जो भी हमारे लिए उपयोगी चीजें हैं वो हम लोग खत्म कर देंगे। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वो खत्म कर देंगे। तो क्या इसलिए पर्यावरण पढ़ते हैं? नहीं, पर्यावरण इसके लिए नहीं पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या है? संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान, इसकी समस्याएं और एक सकारात्मक और सततशील, यहाँ आ गया देखिए सततशील जिसके बारे में बात करते हैं, या असततशील है या सततशील तरीके द्वारा उन्हें समाधान करने का कौशल। ये लग रहा है हम लोग सही डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और सही आंसर पे आ गए हैं। चलिए आगे क्या है? प्रकृति पर विजयी होने का कौशल और एक कृत्रिम पर्यावरण तैयार करना। हम लोग पर्यावरण ऐसे इसीलिए बना रहे हैं, एक कृत्रिम पर्यावरण बनाएंगे। होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। बाद बाकी जितनी भी चीजें नकारात्मक चीजें थी, नेगेटिव चीजें थी, पॉजिटिव आपको सी नंबर मिल रहा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन 95 क्या है? निम्नलिखित में से किस एक के अतिरिक्त सभी पर्यावरण अध्ययन के महत्व हैं? एक जो है ना उसमें पर्यावरण अध्ययन का जो महत्व बता रहा है, एक नहीं बता रहा है, बाद बाकी सभी जो है पर्यावरण अध्ययन का महत्व को बता रहा है। प्रश्न को अच्छे से समझें, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस एक के अतिरिक्त सभी पर्यावरण अध्ययन के महत्व है? एक जो है ना पर्यावरण अध्ययन का महत्व को नहीं बता रहा है, वही आपको आंसर ढूंढना है। भाषा को समझना, प्रकृति की जागरूकता और समझ, पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में मनोवृत्ति विकास करना, पर्यावरण में संशोधन और बदलाव। यानी ये तीनों क्या पर्यावरण से जुड़ा हुआ चीज है, यानी पर्यावरण अध्ययन का महत्व है। लेकिन यहाँ पे क्या भाषा, लैंग्वेज को अंदर में डाल दिया ऑप्शन में, आपका आंसर ये हो जाएगा। ये आपका पर्यावरण अध्ययन से संबंधित, उसके महत्व से संबंधित है क्या? नहीं है, क्योंकि भाषा से जुड़ा हुआ चीज है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने 96 दिख रहा होगा है ना। 96 आ गया, ठीक है। चलिए
ये है 96 यहाँ से दिख रहा है आप लोग को? हाँ ठीक है, ये वाला प्रश्न पढ़ रहे हैं। वे साग सब्जियां जो नुकसान देती है शरीर को किससे छुटकारा प्रदान करने में मदद करती है? ठीक है, वे साग सब्जियां जो नुकसान देती है शरीर को किससे छुटकारा प्रदान करने में मदद करती है? नहीं पचे हुए भोजन, या फिर पचे हुए भोजन, या फिर शर्करा स्तर, या फिर रक्तचाप। जो साग सब्जियां नुकसान देती है ना, वह हमारे किसको कंट्रोल करती है? ग्लूकोज लेवल को। किसको कंट्रोल करती है? ग्लूकोज लेवल को, और उसी को हिंदी में कहते हैं शर्करा स्तर। 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये नुकसान जिन साग सब्जियों में रहता है वो हमारे ग्लूकोज लेवल यानी शर्करा स्तर को बैलेंस करती है। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की ओर बढ़ते हैं। 97 ये है, एक जीव जो मिट्टी में बिल बनाता है। एक जीव से जुड़ा हुआ चीज पूछा जरा आपसे। एक जीव जो मिट्टी में बिल बनाता है, कलर चेंज हो गया है। एक जीव जो मिट्टी में बिल बनाता है ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल अवशोषित किए जा सके और यह उर्वरक बन सके। जी हाँ, कौन सा जीव है वो? सरीसृप, ठीक है, सांप या केचुआ। ये आपका ऑप्शन क्या है? द्रुद्र कुछ लिखा हुआ है। चलिए ये आपका आंसर भी नहीं है, जिसको हम लोग छोड़िए, इन तीनों में आपका आंसर ढूंढिए। ठीक है, कौन एक जीव है जो मिट्टी में बिल बनाता है और ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल अवशोषित किया जा सके और वह उर्वरक बन सके? वह तो उनका काम है, ऐसा नहीं कि इसका राइट आंसर आपका केचुआ होगा, आप सभी को पता ही होगा। मैं बता देता हूँ, क्या केचुआ ये सोच के करता है? केचुआ सोचता तो नहीं है कि हम ऐसा काम कर देंगे ताकि मिट्टी जो है ना वायु और जल अवशोषित कर सके, इसलिए हम ऐसा काम करें, वैसा सोच ही नहीं करता। वो उनका नेचर है, वो अपना करते रहता है, लेकिन इससे प्रकृति को बहुत फायदा होता है, हमारी भूमि को बहुत फायदा होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? मिट्टी द्वारा मिट्टी को वायु मिल जाता है और जल अवशोषित करने के उसमें उसकी क्षमता जो है ना वो बढ़ जाती है। तो ये काम केचुआ जाने अनजाने कर रहा है, निरंतर कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ऑप्शन के अनुसार आपका क्या हो गया? डी। इसलिए दुनिया में हर किसी का महत्व होता है, बिना महत्व का कोई भी दुनिया में नहीं आया है, सबका अलग अलग महत्व होता है। देखिए केचुआ भी जाने अनजाने कितना मदद करता है हम सभी का। ठीक है, हमारे पर्यावरण के लिए केचुआ बहुत जरूरी है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छा है। 98 क्वेश्चन नंबर 98 आपका आ गया। 98 में क्या है? एक स्थान के वायु, नमी और तापमान जैसे अजैव कारक, ये सब कैसा कारक है? वायु, नमी और तापमान, ये अजैव कारक है, एक दूसरा का जैव कारक। अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं? ये सभी किसका निर्धारण करते हैं? खाद्य श्रृंखला का, मौसम का, या प्राणी का, या इसमें कोई नहीं? ये सभी किसका निर्धारण करते हैं? ये जो अजैव कारक हैं ये आपका खाद्य श्रृंखला का निर्धारण करते हैं। ठीक है, किस प्रकार का वहाँ जो खाद्य श्रृंखला बनेगा ये अजैव कारक ही वो निर्धारण करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। चलिए 99 में आपको दिख रहा होगा, एक ही साथ दोनों को हम लोग कर लेते हैं। प्रमुख ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख कौन सा खाद्य होता है? जीवी खाद्य, अजैव खाद्य, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज। तो हम लोग को जो सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलता है ना, तुरंत एनर्जी जो मिल जाता है, जो आपको कह सकते हैं कि ऊर्जा प्राप्त होता है, तो वो सबसे ज्यादा आपको किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट पे आपको आंसर करना है, कार्बोहाइड्रेट आपका सही होगा। तो वसा से भी है, वसा से भी हो जाएगा, तो मेनली हो गया कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के साथ वसा है, तो वसा से भी हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे हम लोग। 99 का क्या हो जाएगा? सी। और देखिए ज्यादा प्रश्न हम लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और सभी को दिक्कत होगा ना। शॉर्ट वीडियो क्या था, सबको देखना अच्छा लगता है और लॉन्ग रन में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है। आगे हम थोड़ा स्पीड से इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जहाँ समझना होगा वहाँ समझेंगे
और फिर इसे जितनी जल्दी हो सकते हैं हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको दिख रहा है ना, आप सभी को दिख रहा है, ठीक है, क्लीन है। चलिए प्रश्न आपके सामने 100 नंबर, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती हैं? प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में जो सभी प्रजातियां हैं वो जुड़ी होती है आपस में, ठीक है, सभी प्रजातियां आपस में जुड़ी होती है। वो किससे जुड़ी होती है? खाद्य श्रृंखला से, प्राणी से, पौधे से या खाद्य जाल से। तो देखिए आप जब खाद्य श्रृंखला को पढ़ते हैं आप क्या देखते हैं कि जो सभी जीव हैं आपस में एक दूसरे पे अन्योन्याश्रित रूप से संबंधित है ना, डिपेंडेंट है, वो आपस में दूसरे पर डिपेंडेंट है। और इस प्रकार की श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। तो प्रत्येक परिस्थिति के तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी है? खाद्य श्रृंखला से। और यहाँ पे खाद्य जाल है ना, दोनों अलग चीज नहीं, आपका दोनों ही आंसर होगा, है ना, ऑप्शन के आंसर। उस समय आप देखिए 2012 में क्या हुआ होगा, ये हमारे आंसर ना, जो ए बी किया होगा उसका भी, उसको भी नंबर मिला होगा, और जो डी किया होगा उसको भी नंबर मिला होगा, क्योंकि दोनों ही सही है। आपका ऑप्शन ए भी सही है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, बहुत ज्यादा अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो आंसर आप जिसको भी दे सकते हैं, बी भी या ए भी। 2012 का अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, इससे अगर कोई विवाद हुआ होगा तो निश्चय ही जिसने ए किया होगा उसे भी फुल नंबर मिला होगा, और जिसने डी किया उसे भी फुल नंबर मिला होगा। ऑप्शन ए भी सही है, आपका डी भी सही है। नेक्स्ट, सजीव किसका प्रयोग निरंतर ऊर्जा स्रोत के रूप में करता है? जो सजीव है ऊर्जा के स्रोत के रूप में किसका प्रयोग वो हमेशा करता रहता है, ठीक है, किसका करता है? सूर्य का प्रकाश, चांदनी या चांद की रोशनी, या जल का, या फिर वायु का। तो एनर्जी के रूप में भी हम लोग कैसे आरंभिक काल से पूछा जा रहा है ना, सजीव निरंतर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, हमेशा करते रहते हैं, और अभी भी कर रहे हैं, वो हमारा सूर्य का प्रकाश होगा। सूर्य का प्रकाश को हम लोग तो स्टार्टिंग से कर रहे हैं हर एक काम में। जब टेक्नोलॉजी नहीं आई थी उस समय भी सूर्य की एनर्जी का उपयोग करते थे। जब किसी को ठंड लगता होगा, है ना, आदि मानव को, तो जाके धूप में बैठते होंगे, उसे अच्छा लगता होगा, उसे पता नहीं है कि वहां से कौन सा सोलर एनर्जी हमें मिल रहा है, लेकिन वो इनका फायदा शुरू से ले रहे हैं। तो ऐसा कौन है हमारा? सूर्य का प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 102। अगला है आपका ये प्रश्न आ गया, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का क्या अर्थ है? ओमनीवोरस देखिए था इंग्लिश में टर्म लिख दिया है, इसलिए बहुत कोई नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन जब हम यहाँ इसके हिंदी लिख देंगे सर्वाहारी, सर्वाहारी जब लिख देंगे ना तो सबको समझ में आ जाएगा सर्वाहारी का मतलब क्या है। ओमनीवोरस का हिंदी क्या होता है? सर्वाहारी। तो सर्वाहारी का क्या तात्पर्य है? तो एक होता है मांसाहारी, एक होता है शाकाहारी, है ना, और एक होता है सर्वाहारी। तो सर्वाहारी को ही ओमनीवोरस कहा जाता है ना, सर्वाहारी को ही ओमनीवोरस कहा जाता है। तो ओमनीवोरस यहाँ पे लिखा, ओमनीवोरस का क्या अर्थ है? वे जो पौधे और मांस खाते हैं, वे जो केवल पौधे खाते हैं, वे जो केवल मांस खाते हैं, वे जो न पौधे न मांस खाते हैं। तो सर्वाहारी क्या करेगा? सब खाएगा, पौधा भी और मांस भी, है ना, यानी शाकाहारी भी है वो और वो मांसाहारी भी है, उसी को कहते हैं सर्वाहारी या ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कौन हो जाएगा? ए नंबर, जो पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं हम लोग। 103 आपका क्वेश्चन आ गया है। वे प्राणी जो दूसरे प्राणियों के भीतर रहते हैं और उनके शरीर से ही भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं वो? वे प्राणी जो किसी दूसरे प्राणी के अंदर रहते हैं, उसके शरीर में रहते हैं, और उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। जब नहीं तो कोई दूसरे पर डिपेंड रहता है, उसको क्या बोलते हैं? पर, मतलब दूसरे पर जीने वाला, परजीवी, उसको क्या बोलते हैं? परजीवी। दूसरे पर जीने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? परजीवी। यहाँ पे परजीवी टाइप का जो टर्म होगा वही आंसर होगा। उसको क्या कहते हैं? होस्ट, कार्निवोरस, पैरासाइट या हर्बीवोरस। देखिए थोड़ा आपको इंग्लिश भी वर्ड का कर लेना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सारा ऑप्शन आपका इंग्लिश में दिया है ना। तो परजीवी आपको पता है, लेकिन परजीवी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरासाइट। क्या बोलते हैं? पैरासाइट। तो आपका पैरासाइट कहाँ पर है भाई? पैरासाइट आपका बी में है, तो बी नंबर आंसर होगा। वे प्राणी जो दूसरे प्राणी के भीतर रहते हैं
उससे शरीर का, तो उसके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परजीवी। जैसे हमारे अंदर भी, हम सभी मनुष्य में बहुत सारे कृमि रहते हैं, वो कृमि हमारे लिए फायदेमंद है और उसको हमारे शरीर के अंदर से ही भोजन मिल जाता है, यानी दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यानी कभी कभी ऐसे भी होते हैं ना, परजीवी फायदेमंद भी होते हैं, कुछ परजीवी हानिकारक भी होते हैं। जब आप बायोलॉजी पढ़िएगा आपको पता चलेगा पैरासाइट कितने तरह के होते हैं, कुछ फायदेमंद भी होते हैं और कुछ आपके लिए बहुत हानिकारक भी होते हैं। 104 पे आते हैं। पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहते हैं? पौधा जो भोजन बनाता है किस प्रोसेस से? प्रकाश संश्लेषण से। तो प्रकाश संश्लेषण से जो वो भोजन बनाते हैं ना, उसको कहते क्या है? जो भोजन बनाता है उसको क्या कहते हैं? पोषक, बायोलॉजी के टर्म में आपका प्रकाश संश्लेषण या क्लोरोफिल या फिर स्टार्च। ये सभी क्या है ना, ये क्लोरोफिल जो पत्तियों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। पोषक, पोषक यानी जो लाभार्थी है ना, पोषक है। अब यहाँ पे भोजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन के हिसाब से स्टार्च ही होगा, है। अगर थोड़ा सा दिमाग में आपको याद नहीं भी है ना, तो ऑप्शन को देख के जो बिल्कुल नहीं हो सकता उसको आप टिक आउट तो कर ही सकते हैं और ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। जो राइट है आपका स्टार्च होगा। पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहा जाता है? स्टार्च कहा जाता है। भूमि और जल, देखिए भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? ठीक है, जो जल में रहता है जलचर, जो स्थल में रहता है स्थलचर, लेकिन जो दोनों में रहते हैं उसको क्या बोलेंगे? उभयचर। उभय मतलब क्या होता है? दोनों। उभय मतलब होता है दो, दोनों में, तो उभयचर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा हम लोग स्पीड से कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न ज़्यादा रहता है और सारे प्रश्नों को करना है आज हम लोग को पर्यावरण का, तो प्रश्न ज़्यादा है तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो टेलीग्राम चैनल पे वहाँ मैसेज करें या तो इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, अलग से आपको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा आपके प्रॉब्लम को। तो चलिए 106 में क्या प्रश्न है आपके लिए? 106 में आपके लिए कौन सा प्रश्न है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अन्योन्य होती है वह है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अन्योन्य होती है वह क्या है? तो शायद इधर कट रहा है क्या? अन्योन्याश्रित, इसको जरा मैं इधर कर देता हूँ शायद आपको ठीक दिखे। हाँ अब दिख रहा होगा, है ना? अब पूरा प्रश्न आ गया होगा आपके सामने, ठीक है। अब इसको करते हैं, हम लोग। चलिए कलर लेकिन चेंज हो गया ना। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अन्योन्याश्रित होती है वह क्या है? केवल गणित, प्रकृति की जागरूकता, प्रकृति का संरक्षण, मनुष्य और प्रकृति का संबंध। प्रश्न को अच्छे से समझिए। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अनुनाशित होती है वह है, क्या है वह? केवल गणित है, प्रकृति की जागरूकता है, ये तो आपका होगा ही नहीं, है ना, इसका कोई वजूद ही नहीं है। प्रकृति की जागरूकता, प्रकृति का संरक्षण, मनुष्य और प्रकृति का संबंध। अन्योनाश्रित जब होगा ना, एक दूसरे के साथ उसका संबंध होगा तभी तो अन्योनाश्रित होगा। जब अन्योनाश्रित है इसका मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो मनुष्य और प्रकृति निश्चय ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो ऑप्शन डी के साथ हम चलेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 107 पर हम लोग आ गए हैं। निम्नलिखित में कौन पोषक तत्वों का एक भाग नहीं है? हमारे शरीर को बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए, है ना? आप पढ़े हैं बचपन से ही पढ़ रहे हैं, तो इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो पोषक तत्व का भाग नहीं है? हम लोग को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, तो वही सब में देखते हैं क्या है। खनिज, मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन चाहिए, कास्टिक सोडा चाहिए क्या? कास्टिक सोडा खाने में कास्टिक सोडा मिलेगा क्या? नहीं।
तो पोषक तत्वों का भाग कौन नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 108 पे हम लोग आ गए हैं। निम्नलिखित में से एक चीज जो रुक्षांश रफेज नहीं प्रदान करता है, कौन सा एक चीज है जो कि जैसे हम लोग साग सब्जियों में रुक्षांश पाया जाता है, यहाँ पूछा जा रहा है किसमें रुक्षांश नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से एक चीज जो रुक्षांश नहीं प्रदान करता है, रुक्षांश नहीं प्रदान कर, कौन होगा वह, पोषक तत्व, नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा, साग सब्जियों का स्रोत और भोजन का अनिवार्य संगठक। निम्नलिखित में से एक चीज जो रुक्षांश नहीं प्रदान करता है, यानी रुक्षांश जो है ना वो क्या चीज में आपको फायदा नहीं प्रदान करता, ये पूछा जा रहा है। और रुक्षांश जो साग सब्जियों में मिलता है, तो ये कौन सा चीज जो है आपको नहीं देता है, पोषक तत्व देता है, नहीं पचे भोजन छुटकारा, साग सब्जियों का स्रोत, भोजन का अनिवार्य संगठक। तो रुक्षांश जो होता है ना वो आपको पोषक तत्व नहीं देता है, पोषक तत्व रुक्षांश से आपको नहीं मिलता है, ठीक है। ये आपके ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ इसमें पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, पोषक तत्व इसमें नहीं पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 109 ग्राम के एक परिवार में जल भंडारण के लिए किसका व्यवहार किया जा सकता है। ग्राम में एक परिवार में जल भंडारण के लिए किसका व्यवहार किया जा सकता है। ग्राम में जल भंडारण के लिए किसका व्यवहार किया जाता है। जल को अगर भंडार करना है उसके लिए क्या करेगा वो, गांव में आप ग्राम स्तर पर सोचें, अगर उसे जल भंडारण करना होगा तो वो क्या करेंगे, वो बांध बनवाएंगे। इतना औकात है सबको, सभी बांध बना लेंगे अलग अलग, नहीं, बाल्टी में रखेंगे, आवश्यकता का पूर्ति नहीं होगा बाल्टी से, इसका एक लिमिट है। फीट ये हो सकता है, तीसरा और चौथा क्या, पंप, ये फीट ही होगा। फीट मतलब आप सॉकपिट समझिए, सॉकपिट सोक्ता जिसको बोलते हैं, तो सॉकपिट होगा। ग्रामीण में क्या होगा, ग्राम में परिवार में जल भंडारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सॉकपिट का। किसमें स्वच्छ जल नहीं होता है, स्वच्छ जल किसमें नहीं होता है, वर्षा, कुआं, हिमशैल या समुद्र। तो ऑप्शन के अनुसार आपका स्वच्छ जल नहीं होता आपका समुद्र। समुद्र में तो क्या होता है, खारा होता है, समुद्र का जल स्वच्छ पीने नहीं होता है, तो समुद्र का जल आपका स्वच्छ नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 111 पे हम लोग आ चुके हैं। 111 हमारा क्वेश्चन नंबर 111 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 111 क्या है, चलिए, हाइड्रीला, हाइड्रीला जैसे पौधे कहाँ रहते हैं, हाइड्रीला जैसे पौधे कहाँ रहते हैं। ये हाइड्रीला, हाइड्रीला नाम से स्पष्ट है ना। हाइड्रीला, जब भी हम लोग हाइड्रो लगा देते हैं आगे तो वो क्या होता है, जल हो जाता है। इंग्लिश का टर्म है, जिसको इंग्लिश थोड़ा बहुत अच्छा है ना वो आंसर बहुत सारा वैसे ही कर देंगे। हाइड्रीला, हाइड्रो, हाइड्रो से जुड़ा हुआ है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रीला कहाँ होगा बताइए, जल, जल, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ना, जल वाला कोई भी मैटर रहेगा वहाँ हाइड्रो जुड़ा रहेगा, तो हाइड्रीला कहाँ रहेगा, जल, जल में रहता है। हाइड्रीला का पौधा जल से, जल में उगता है। जिस पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया होती है कहा जाता है, पाचन क्रिया जो होती है वो किस पदार्थ से होती है, एंजाइम से, प्रोटीन से, स्टार्च से या अम्ल से। आपका आंसर एंजाइम भी हो सकता है, प्रोटीन तो नहीं होगा, और स्टार्च भी होगा, अम्ल नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका ए और सी है। कुछ एंजाइम भी होते हैं जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं, तो एंजाइम भी आपका आंसर हो सकता है और स्टार्च भी। तो ऑप्शन दोनों के साथ हम जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा अगर देखा जाए ऑप्शन में सही कौन है, ज्यादा सही आपका स्टार्च। कुछ ही एंजाइम होते हैं जो हमारे पाचन क्रिया में मदद करते हैं, सारे एंजाइम्स नहीं, कुछ तो हानिकारक भी होते हैं। तो आपके स्टार्च, ये हाँ स्टार्च सबसे ज्यादा सही है, लेकिन एंजाइम भी सही है, ऐसा नहीं कि एंजाइम नहीं होगा। अगर कोई एंजाइम भी कर देगा आंसर तो उसको भी नंबर मिलना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये भी सही है, लेकिन जब ज्यादा सही की बात आएगी तो स्टार्च। और ऑप्शन में उनको एमसीक्यू में क्या करना होता है,
जब दो दो आंसर ऐसे रहे ना कि बिल्कुल एकदम आस पास है, उसमें जो ज़्यादा है सही के करीब उसके साथ हमें जाना चाहिए। यहाँ पर हम लोग स्टार के साथ जाएंगे, ठीक है। अगला है बी ओ डी का मान किस में अधिक होता है? बी ओ डी, बी ओ डी का मान किस में अधिक होता है? बी ओ डी क्या हो गया? बी ओ डी आपका हो गया, बी ओ डी का मान किस में अधिक होता है? स्वच्छ जल में, प्रदूषित जल में, मल जल में, या फिर ये सभी में? बी ओ डी आपका हो गया बायोकेमिकल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डेवलपमेंट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डेवलपमेंट, ठीक है। बीओडी आपसे पूछा जा रहा है, बीओडी जो होता है, बीओडी वो किसमें ज्यादा होगा, है ना? बीओडी किसमें ज्यादा होगा? स्वच्छ जल में, प्रदूषित जल में, मल जल में, या इन सभी में? बीओडी सबसे ज्यादा होगा। जो सबसे कह सकते कि इस प्रकार का जल रहेगा जो सबसे ज्यादा गंदगी रहेगा ना, सबसे ज्यादा उसमें बायोकेमिकल, है ना, बायोकेमिकल, या उसका एक टर्म आता है जिसमें कि ऐसा अवशेष जिसमें मनुष्य के अंगों का, मनुष्य के कब तो बायोलॉजिकल, हाँ बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल जहाँ पे रहे, बायोलॉजिकल सब्सटेंस ज़्यादा रहे, तो उस चीज़ों में वहाँ पर ज़्यादा आपका बीओडी पाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा आपका? मल जल, 3 नंबर मल जल हो जाएगा आपको ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 113 पे आ गए हैं, ठीक है। और आपको लगभग यहाँ पे 17 प्रश्नों को करना है, तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। वो और ये 114 आ गया। जल या वायु द्वारा मिट्टी के ऊपरी परत को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल या वायु द्वारा मिट्टी के ऊपरी परत को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? मिट्टी के ऊपरी परत को जो हटाते हैं उसको क्या कहते हैं? वन नाशन, अपरदन, प्रदूषण, या कृषि। तो मिट्टी की ऊपरी परत को हटाना का मतलब क्या हो गया? अपरदन। मिट्टी के ऊपरी परत को जो हटता है उसको क्या बोलते हैं? अपरदन। चलिए नेक्स्ट 115, 115 पे हम लोग आ रहे हैं। पृथ्वी का 70% भाग जल है, परंतु स्वच्छ जल का प्रतिशत, स्वच्छ जल का प्रतिशत है। पृथ्वी का 70% भाग स्वच्छ, 70% भाग जल है, परंतु स्वच्छ जल का प्रतिशत कितना है ना? पीने योग्य जल कितना है? तो पृथ्वी में जी हाँ 70% आपको जल मिलता है, और ये सभी जल कहाँ है? समुद्र में। और ये कहाँ है? समुद्र में। और समुद्र का जल क्या खारा होता है, तो क्या वो पीने योग्य है? शुद्ध है? नहीं। तो इसमें 97% जो जल है ना वो आपका समुद्र में ही पाया जाता है। सिर्फ 3% जल है जो कि आपका शुद्ध है, पीने योग्य है, उसी का हम लोग उपयोग करते हैं। तो 3%, ए नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है जो कि छुआछूत से नहीं फैलता है? एक पेशेंट के करीब अगर हम जाएंगे तो आपको नहीं हो जाएगा, है ना? संक्रामक रोग नहीं है, जिससे अभी कोरोना फैला संक्रामक रोग था, हम उसके करीब जाएंगे तो हमें भी कोरोना हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार का कौन सा गैर संक्रामक जो कि इस प्रकार संक्रामक नहीं है, गैर संक्रामक मतलब संक्रामक नहीं है, तो वो वाला आपको आंसर चूज करना है। डायबिटीज, डायबिटीज संक्रामक है। अगर किसी को शुगर हुआ है तो क्या आप उसके साथ जाइएगा तब तो शुगर हो जाएगा? जी नहीं। तो डायबिटीज ही आपका ऑप्शन हो गया है, ये नंबर ही आपका आंसर हो जाएगा। बाद बाकी हैजा फैल सकता है, आपके बगल मलेरिया रहेगा, वो अगर क्या बोलते हैं उसके आसपास रहेगा, मलेरिया हो सकता है, चिकन हो सकता है, ये सभी संक्रामक है। लेकिन आपका डायबिटीज बिल्कुल संक्रामक नहीं है ना। शुगर पेशेंट के साथ रहने से किसी को शुगर हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 117। कौन विटामिन हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने और ऊर्जा तैयार करने में मदद करता है? वह दाल, आलू और केले में पाया जाता है, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। देखिए
अगर आपको एक तरीके से नहीं आ रहा है तो ये और सा आपको ऑप्शन दे रहा है ना, पूछ रहा है इसमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो हमारे क्या करते हैं, किसमें पाया जाता है, वह दाल में मिलता है, आलू में मिलता है और केला में मिलता है। अगर कोई इसमें पढ़ा है कि नहीं इसमें कौन सा विटामिन मिलता है, आंसर कर लेगा। दूसरा मिलता है इसकी कमी से बेरी बेरी का रोग। तो बेरी बेरी का रोग किस विटामिन की कमी से होता है, बेरी बेरी का रोग बो है यहाँ पर, बो का इंग्लिश क्या होता है, बी। ये भी याद रखिए, बेरी बेरी आपका विटामिन बी से होता है, विटामिन बी की कमी से। तो ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, विटामिन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 118 की ओर चलते हैं। 118, एडिबल शब्द का क्या अर्थ है? एडिबल शब्द कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा खाद्य पदार्थों में, एडिबल शब्द का अर्थ क्या होता है, ये पूछा जाए आपसे, एडिबल शब्द का क्या अर्थ है, एडिबल शब्द का क्या अर्थ है ना। एक कलर चेंज हो जा रहा है, हाँ अब साफ दिख रहा है, ठीक है। तो एडिबल शब्द पूछा जा रहा है, एडिबल शब्द का क्या अर्थ होता है, कहीं कि आपको एडिबल शब्द लिखा हुआ मिलेगा खाद्य पदार्थों में, EDIBL, एडिबल। एडिबल मतलब क्या होता है, इटेबल जो होता है, इटेबल का ही ये अलग रूप है एडिबल। उसी का कह सकते हैं कि दूसरा इसके उसके बदले उपयोग किया जाने वाला वर्ड है ये एडिबल, मतलब जो खाया जा सके, जो खाने योग्य पदार्थ है उसके ऊपर एडिबल लिखा रहता है। तो पिया जा सके, खाया जा सके, तो ऑप्शन बी खाया जा सके, एडिबल हो गया जो खाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, भू अपरदन अल्प वर्षा, भू अपरदन अल्प वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की चिंता और संकुचन प्रकृति किसके कारण होती है, यानी भू अपरदन की जो समस्या होती है, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, और संकुचन या उनमें कमी हो जाती है, ये किसके कारण होता है, भूमि अपरदन जो होता है, वर्षा में कमी हो जाती है, अल्प वर्षा होती है, प्राकृतिक संसाधनों की चिंता हो जाती है या उसमें कमी हो जाती है, ये किनके कारण होगा, वनों के नाश के कारण, वनारोपण के कारण, मौसम के कारण या जल के कारण। तो वनों के नाश के कारण, हम लोग अनाधून पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, इसके कारण क्या होता है, भूमि का अपरदन होता है। अल्प वर्षा, वर्षा में कमी हो गई है, क्यों, अनाधून वनों की कटाई करने के कारण। तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1 ग्राम में, 1 ग्राम मतलब आपको वही ग्राम वजन नहीं है, 1 ग्राम मतलब इसको गांव समझना, विलेज है ना, इसका मतलब क्या, गांव, गांव वजन के संदर्भ में नहीं। एक गांव में पेयजल का एक संभव स्रोत क्या हो सकता है, एक पेयजल पीने वाले जल का संभव स्रोत क्या हो सकता है, गांव में अधिकतर पीने के लिए किसका उपयोग होता है, समुद्र का, कुआं का, बांध का या समुद्र तल का। तो बांध में क्या पानी पीते हैं, समुद्र में पीते हैं, समुद्र तल में नहीं, क्या हो जाएगा आंसर आपका, कुआं, संभव स्रोत क्या था, कुआं। तो ये आपका हो गया प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। और प्रैक्टिस सेट किसका था, पर्यावरण का था हमारा, और 1 to 5 के लिए था, 1 to 5 के लिए ये प्रैक्टिस सेट था आप सभी के लिए, जो कि आपका आया हुआ प्रश्न था 2012 में, 2012 का जेटेट में आया हुआ प्रश्न था। हम लोगों ने पर्यावरण को भी कंप्लीट कर लिया, हिंदी को भी कंप्लीट कर लिया। कल हम लोग एक इसका जो और भी यूनिट है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे इसका आपका हिंदी का तो कर ही लिया है, इंग्लिश होगा या मैथ होगा, जो भी होगा हम लोग कल इसी क्लास को कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लास में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर में। साथियों आप भी चाहते हैं जेटेट की क्लासेस करें तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जेटेट का क्लास कंप्लीट क्लासेस कर सकते हैं, और साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, और नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। वहां से आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए, और वहां से आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा जाएगा जेटेट का, आपसे कोई फीस तो पेमेंट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। थैंक यू।